हिंद दोस्तों, आज की इस वीडियो में दोस्तों आपको प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक का सूत्र कैसे प्राप्त किया जाता है वो समझाऊंगा। और सबसे बड़ी बात कि जो रे डायग्राम में आपको प्रॉब्लम आती है वो बिल्कुल नहीं आएगा, एकदम स्टेप बाय स्टेप एकदम जीरो से समझाऊंगा। इस वीडियो को देखते देखते ही आप इसे अच्छे से समझ जाओगे दोस्तों। और ये डेरिवेशन बता दूं कि 2026 के बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा वायरल, बहुत ही ज्यादा पॉपुलर डेरिवेशन है दोस्तों। याद रखिए, जब भी बोर्ड एग्जाम में आएगा आपको अच्छे खासे मार्क्स देकर के जाता है डेरिवेशन। ठीक है, तो कैसे करना है आइए देखते हैं। अब सबसे पहले दोस्तों इसके 2 से 3 मिनट हम लोग इसके रे डायग्राम को समझ लेते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग इसका डेरिवेशन करेंगे, बहुत ही आसान हो जाएगा। रे डायग्राम ही सबसे बड़ा खेल खेलेगा। ठीक है, तो जैसे आप देख सकते हैं यहाँ हमने एक प्रिज्म लिया है। ठीक है, अब इस प्रिज्म के सबसे ऊपर वाला जो यहाँ का कोड होता है दोस्तों, इसे ए बोलते हैं। और इस कोड ए को बोला जाता है प्रिज्म कोड। क्या बोला जाता है दोस्तों? प्रिज्म कोड कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? प्रिज्म कोड कहा जाता है। ठीक है, अब होगा क्या कि हम इस प्रिज्म पे क्या करेंगे, बाहर से कोई एक लाइट भेजेंगे, श्वेत प्रकाश भेजेंगे। ठीक है, अब दोस्तों हम बाहर से एक प्रकाश की किरण भेज रहे हैं। देखिए ध्यान से, ये देखिए प्रकाश की किरण जा रही है। अब आपको ये बात तो पता होगा दोस्तों कि ये जो प्रकाश की किरण जा रही है बाहर से, बाहर क्या है? वायु है। बाहर कैसा है? वायु, यानी N1 माध्यम है। ठीक है, और बीच में क्या है? कांच है। ये क्या है बच्चा? कांच है। और कांच को हम कौन सा माध्यम नाम दे देते हैं? N2 माध्यम दे देते हैं। फिर जब प्रकाश कांच से होकर बाहर निकलेगी तो फिर से वायु में आएगी। वायु यानी N1 माध्यम। ठीक है, तो ये बात आपको पता होगा कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो प्रकाश का अपवर्तन हो जाता है। अपवर्तन यानी अपने रास्ते से भटक जाती है। देखिए कहने का मतलब क्या है समझिए। जैसे प्रकाश की किरण, अब जैसे प्रकाश की किरण देखिए यहां से जा रहा है। अब जाना तो बेचारे को सीधे था, जाना तो इस बेचारे को सीधे था इस तरह से, हाँ या ना? प्रकाश की किरण को जाना तो इस तरह से सीधे था, लेकिन क्या ये प्रकाश की किरण सीधे निकल जाएगी? तो आप कहोगे नहीं सर, प्रकाश की किरण सीधे नहीं निकलेगी। क्यों? क्योंकि इस पॉइंट पे, क्योंकि दोस्तों इस पॉइंट पे, कहां पे? इस वाले पॉइंट पे प्रकाश का अपवर्तन होगा। क्यों? क्योंकि इस पॉइंट के बाद जब अंदर प्रकाश की किरण घुसेगी तो कांच के अंदर जा रही है, तो कांच के अंदर जाएगी तो अब प्रकाश की किरण या तो अभिलंब की तरफ झुक जाएगी या तो अभिलंब से दूर हट जाएगी। अब आप कहेंगे अभिलंब कहाँ है सर? पे ये वाली जो पीली वाली लाइन है ना, इस पॉइंट पे एक 90 डिग्री की लाइन खींची, उसे ही बोला जाएगा अभिलंब। हम लोग क्या कहेंगे दोस्तों? अभिलंब कहेंगे। क्या कहेंगे? अभिलंब। तो देखिए जो हमने एक हरे रंग में खींचा, ये अभिलंब है। क्या है दोस्तों? अभिलंब है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं 90 डिग्री का कोण बना रहा है। ठीक है, तो ये अभिलंब हो गया। अब कैसे पता चलेगा कि अभिलंब की तरफ झुकेगा या दूर जाएगा? तो आपको पता होगा कि जब हवा से कांच के अंदर जाता है तो अभिलंब की तरफ झुक जाता है। मान लीजिए प्रकाश की एक रेखा है। ठीक है, ऐसे जाना है इसको। अगर मैं इधर मोड़ दूंगा, इधर मोड़ दूंगा तो अभिलंब से दूर हो जाएगा, हाँ या ना? और इसको इधर मोड़ दूंगा तो अभिलंब की तरफ हो जाएगा। तो अभिलंब की तरफ लाना है, नीचे झुकाना है हमें, अभिलंब की तरफ ऐसे करके झुक जाएगा। अभिलंब की तरफ इस तरह झुक जाएगा। अब ये इस तरह से जाने के बजाय क्या हो जाएगा, हल्का सा इस तरह से झुक जाएगा और नीचे की तरफ आ जाएगा। ये देखिए, तो इस तरह से यहाँ पे आ गया। ठीक है, अब प्रकाश की किरण क्या हुआ, इस तरह से जाने के बजाय हल्का सा नीचे की तरफ झुक गया, हल्का नीचे की तरफ, अभिलंब की तरफ झुक गया। ठीक है, अब आपको पता है दोस्तों कि जब कोई प्रकाश की किरण इस तरह से आगे की ओर बढ़ती है, जब कोई प्रकाश की किरण आपतित होती है तो अभिलंब वाली लाइन और आपतित होने वाली लाइन के बीच में जो कोण बनता है उस कोण को बोलते हैं आपतन कोण। याद है आपको? ये क्या बोला जाता है? आपतन कोण, यानी आई बोला जाता है। ये बात तो आपको पता ही होगा। ठीक है, अब यहाँ पे कोण बना आई, और यहाँ पे जो मुड़ने के बाद यहाँ जो कोण बनेगा वो क्या बनेगा? आर बनेगा। ठीक है, क्या बनेगा दोस्तों? आर बनेगा। ध्यान से सुनते जाइए मेरी बात, क्या बनेगा? आर बनेगा। अब आप ध्यान से देखिए, अब प्रकाश की किरण इस तरह से आगे बढ़ रही है। ठीक है, आगे बढ़ रही है। अब इसे ध्यान से अगर आप देखो, अब इस प्रकाश की किरण को ध्यान से देखो तो जाना तो बेचारे को सीधे है इस तरह से, हाँ या ना? प्रकाश की किरण को अगर आप ध्यान से देखो तो जाना तो बेचारे को सीधे है, लेकिन सीधे ना जाकर के क्या होगा, फिर से इसका क्या होगा? अपवर्तन होगा। ये फिर से अपने माध्यम से विचलित होगी, अपने रास्ते से भटकेगी, अपने रास्ते से क्या हो जाएगी दोस्तों? विचलित हो जाएगी। अब यहाँ पे क्या होगा दोस्तों? फिर से यहाँ पे क्या आ गया? एक ऐसा पॉइंट आ गया जहां से एक कांच से अब हवा में जाने वाली है, तो फिर से इसका क्या होगा? अपवर्तन होगा, यानी अपने रास्ते से फिर से भटकेगी। अब देखना होगा अभिलंब की तरफ झुकेगी या अभिलंब से दूर जाएगी, तो अभिलंब पहले बनाना पड़ेगा। तो इस पॉइंट पे भी आप एक 90 डिग्री पे लाइन खींचिए, उसे ही बोला जाएगा अभिलंब। अब देखिए इस पॉइंट पे भी हमने क्या कर लिया, एक 90 डिग्री पे इस तरह से लाइन खींच दिया। ठीक है, यहाँ पे क्या खींच दिया दोस्तों? एक एक 90 डिग्री पे क्या खींच दिया दोस्तों? लाइन खींच दिया, जिसे हम लोग क्या बोलेंगे? अभिलंब। अब बताइए, जब ये हवा से कांच के अंदर आया तो अभिलंब की तरफ झुका। अब ये कांच से हवा में जा रहा है तो क्या अभिलंब से की तरफ झुकेगा? क्या अभिलंब की तरफ झुकेगा या अभिलंब से दूर जाएगा? तो आप कहोगे अभिलंब से दूर जाएगा, यानी ये जो व्हाइट वाली लाइन है अभिलंब की तरफ नहीं जाएगा बल्कि अभिलंब से दूर हो जाएगा, यानी दूर हो जाएगा। ये हरे वाले लाइन से व्हाइट वाली लाइन जो होगी और दूर हो जाएगी,
क्या हो जाएगी दोस्तों, और ज्यादा दूर हो जाएगी। समझ आई मेरी बातें? तो हम क्या करेंगे, इसको तो यहां से इस तरह से आगे बढ़ा देंगे। ठीक है, यहां तक समझ आया दोस्तों? तो यहाँ पे अब आप ध्यान दीजिए, यहाँ से जो एक एंगल बना इसे बोला जाता है निर्गत कोण बोला जाता है, या फिर इसे आप ई लिखिए, या तो आप इसे ई लिखिए या तो आई लिखिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आई यहाँ लिखा हूँ, यहाँ मैं इसे ई लिख देता हूँ, और यहाँ पे कोण जो बनेगा वो आर बनेगा। अब आप कहोगे यहाँ भी आर है यहाँ भी आर है, तो इसको नाम दे देते हैं R1 और इसको नाम दे देते हैं R2। यहाँ तक आप बताइए ईमानदारी से रे डायग्राम समझ आया या नहीं, क्लियर हुआ? अगर आप देखा जाए ध्यान से तो ये प्रकाश की जो किरण है एक बार नहीं बल्कि दो बार झुकी हुई है, एक बार यहाँ पे झुकी थी और एक बार यहाँ पे झुकी थी। तो कुल मिला के अगर कोई पूछे कि कितने डिग्री पे झुकी, जाना तो इसको मेन असली खेल तो ये था कि इससे जाना सीधे था, लेकिन सीधे ना जाकर के एक बार यहाँ झुक गई एक बार यहाँ झुक गई, तो कुल मिला के कितना झुका उसे पता लगाने के लिए आप यहाँ से एक लाइन पीछे की ओर ले जाइए। ये देखिए, ठीक ना, यहाँ से एक लाइन इस तरह से पीछे की ओर ले जाइए तो आपको पता चल जाएगा। देखिए तो यहाँ पे कितने डिग्री कोण पे झुक गया, यहाँ पे इतना कोण पे झुक गया, इसे ही बोला जाता है विचलन कोण, इसे लिखा जाता है डेल्टा से। तो यहाँ पे हो जाएगा डेल्टा और इसे बोलेंगे विचलन कोण। अब बताइए ये डायग्राम आपको क्लियर हुआ या नहीं? बस इतना ही डायग्राम आपको समझना था, इसके बाद पूरा डेरिवेशन है। अब हम कुछ नेमिंग कर देते हैं, ठीक है। जैसे इस पॉइंट को नाम दे देते हैं, इस पॉइंट को हम बोल देते हैं दोस्तों P, इस पॉइंट को बोल देते हैं दोस्तों Q, इस पॉइंट को बोल देते हैं दोस्तों R, और इस पॉइंट को बोल देते हैं S। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है दोस्तों? अब इसके बाद आपको क्या करना है, ध्यान दीजिए, आप हमेशा याद रखिएगा 3 ट्रिक है। पहला ट्रिक ये है कि आपको चतुर्भुज लेना है। पहला ट्रिक में क्या है दोस्तों, आपको चतुर्भुज लेना है A, P, Q और R के बीच में, यानी A, P, Q, R के बीच में। अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे आपको एक चतुर्भुज दिख रहा है, यहाँ से देखिए A, P, Q, R, यहाँ पे दिख रहा है इस तरह से, ये दिखा, ये चतुर्भुज लेंगे। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, अब दोस्तों यहाँ पे हमने चतुर्भुज A, P, Q, R ले लिया है, ठीक है। यहाँ पे आपको पता है यहाँ पे क्या बना है, प्रिज्म कोण A है, और यहाँ पे पीले वाले और ये हरे वाले लाइन के बीच में अगर ये 90 है तो ये भी तो 90 होगा ना दोस्तों, यहाँ भी क्या होगा 90। यहाँ पे नहीं पता है कोण हमें, लेकिन ये तो पता है ना कि 90 है, क्योंकि अगर ये 90 है तो पीले वाले और ये हरे वाले के बीच में जो कोण होगा वो भी तो 90 होगा ना। तो आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे इन चारों कोणों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 360 डिग्री हो जाएगा। तो आइए जोड़ते हैं, प्रिज्म कोण ए हो गया, ठीक है, प्लस यहाँ पे जो कोण बनेगा उसे क्या बोलेंगे हम 90, प्लस ये कोण का नाम क्या देंगे पी क्यू आर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कोण पी क्यू आर, प्लस यहाँ का कोण क्या होगा आर वाला दोस्तों, ये भी होगा 90। अब पूरा जोड़ देंगे तो हो जाएगा 360। बताइए यहाँ तक क्लियर हुआ? अब यहाँ पे क्या करना है, कोण ए प्लस 90 और 90 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 180, प्लस कोण पी क्यू आर बराबर कितना है 360। अब 180 उधर भेज देंगे तो कितना हो जाएगा, कोण ए प्लस कोण पी क्यू आर बराबर 360। अब 180 उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस 180 हो जाएगा। तो कोण ए प्लस कोण पी क्यू आर बराबर आपका हो जाएगा 180। तो कोण ए बराबर सीधे सीधे आपको मिल जाएगा 180 माइनस पी क्यू आर, इसे नाम दे देंगे समीकरण नंबर 1 का। बताइए यहाँ पे हमने क्या किया, इसको उधर भेज दिया, एक काम खत्म हुआ। एक आपको पहला ट्रिक ये है कि पहला चतुर्भुज लेना है, ठीक है। अब दूसरा ट्रिक ये है कि नीचे वाला जो आपको त्रिभुज दिख रहा है, अब जब यहां तक हो जाएगा तो दूसरा ट्रिक ये है दोस्तों कि आपको यहाँ नीचे वाले त्रिभुज को ध्यान रखना है। नीचे वाला ये त्रिभुज, ये डायग्राम यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ठीक है, पी आर क्यू। तो आपको त्रिभुज पी आर क्यू लेना है। अब क्या लेना है, त्रिभुज पी आर क्यू में। अब त्रिभुज पी आर क्यू में आपको पता है तीनों कोणों को जोड़ देंगे, जब तीनों कोणों को जोड़ेंगे तो 180 होगा। त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ये दोस्तों, यहाँ का कोण क्या है R1 है, चलिए लिख दिया R1, प्लस यहाँ का कोण क्या है दोस्तों R2, जोड़ते जाइए। नीचे वाला कोण क्या है दोस्तों PQR है, क्या है कोण PQR। अब जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 180। अब आपको करना क्या है, PQR को उधर भेज दीजिए तो क्या हो जाएगा R1 प्लस R2 बराबर हो जाएगा 180। अब ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस PQR हो जाएगा, और ये हो जाएगा समीकरण 2 हो जाएगा। चलिए यहाँ तक आपको क्लियर हुआ कि नहीं? अगर यहाँ तक क्लियर हुआ तो एक खास चीज देखिए समीकरण 1 और समीकरण 2 में। अगर आपको खास चीज नहीं दिख रहा है तो मैं दिखाता हूँ। समीकरण 1 का इसको देखिए और समीकरण 2 का इसको देखिए, दोनों बराबर है कि नहीं। यानी समीकरण 1 का जो बराबर के इधर वाला हिस्सा है इसे बोलते हैं राइट हैंड साइड, समीकरण 2 का बराबर वाला इधर वाला हिस्सा है ये राइट हैंड साइड है। तो दोनों का राइट हैंड साइड क्या है, बराबर है। अगर दोनों का राइट हैंड साइड बराबर है तो लेफ्ट हैंड साइड भी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। यानी आप लिखेंगे समीकरण
1 व 2 से। अब समीकरण 1 व 2 से हमने क्या देखा कि राइट हैंड दोनों बराबर थे, इसलिए इसका लेफ्ट हैंड बराबर हो जाएगा, यानी कोड ए जो होगा, वो बराबर होगा R1 प्लस R2 के। इसे नाम दे देंगे समीकरण नंबर 3। ईमानदारी से बताइए समझ आया या नहीं आया? यहाँ तक पक्की बात मानो कि यहाँ तक क्लियर है? अगर यहाँ तक क्लियर है तो अब तीसरा ट्रिक क्या है? जैसा कि मैंने कहा था दोस्तों कि तीसरे ट्रिक में आपका क्या होगा कि डेरिवेशन कंप्लीट हो जाएगा। तो ये तीसरा ट्रिक ये है दोस्तों कि आप इस वाले ट्रायंगल को आप यहाँ पे ध्यान से देखो। इस वाले ट्रायंगल को अगर आप देख पा रहे हो तो यहाँ पे कोड कौन सा है दोस्तों? यहाँ पे कोड आपका, तो यहाँ पे कोड आपका जो है दोस्तों वो आपका डेल्टा है, ठीक है, ध्यान रखिए, जैसे विचलन कोड कहते हैं हम लोग, ठीक है। अब आती है बारी कि यहाँ का कोड कैसे पता लगाया जाए। अगर यहाँ का कोड पता लगा ले हम लोग तो क्या होगा, हमारा काम लगभग लगभग कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों। जैसा भी हमारे पास एक कोड पता नहीं है, तभी जैसे मैंने x मान लिया, इसे y मान लिया, दोनों को जोड़ोगे तो बाहर वाले कोड के बराबर होता है, ये बात तो आपको पता है। दोनों को जोड़ने के बाद बाहर वाले कोड के क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। तो पता लगाने के x का वैल्यू और y का वैल्यू कैसे निकाले, तो आप ध्यान से देखो कि आपको ये बात पता होगा जब भी दो लाइन इस तरह से कभी भी क्रॉस करती है तो यहाँ का कोड और यहाँ का कोड, आमने सामने का कोड क्या होता है, बराबर होता है। ये बात तो आपको पता होगा दोस्तों, जिसे हम लोग क्या कहते हैं कि जस्ट अपोजिट साइड एंगल क्या होता है, आपस में इक्वल होता है, ठीक है। तो आप ध्यान से अगर आप देखो तो यहाँ का कोड कितना है दोस्तों, आई है, तो ये भी कोड तो आई के बराबर होगा, यानी अगर ये आई है तो ये भी आई होगा। लेकिन इतना तो मुझे चाहिए नहीं पूरा, मुझे केवल इतना चाहिए। तो क्यों नहीं इस पूरे आई में से, इस पूरे आई में से, इस पूरे आई में से R1 घटा दें। अगर इस पूरे आई में से R1 घटा देंगे तो इतना मिलेगा कि नहीं, यानी आई में से अगर हम यहाँ क्या कर दें, R1 माइनस कर दे तो हमें एक कोड पता चल जाएगा। यानी यहाँ का कोड क्या होगा हमारा, यहाँ का कोड हमारा हो जाएगा I माइनस R1, ठीक है, बिल्कुल सही जवाब। अब यहाँ पे अगर आप देखो तो ये अगर कोड आपका ई है, जिसे निर्गत कोड कहते हैं, ठीक ना, अगर ई जो निर्गत कोड है ये भी तो सेम इसके बराबर होगा यहाँ पे जो कोड है। तो अगर यहाँ R2 अगर इस पूरे निर्गत कोड में से, यानी इस पूरे ई में से घटा दे तो यहाँ का वैल्यू मिल जाएगा। यानी ई में से क्या कर दे, R2 अगर घटा दे तो हमारा काम हो जाएगा। यानी यहाँ का y का वैल्यू क्या हो जाएगा आपका, e माइनस R2 होगा। अब समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अब हमें कोड पता चल चुका है। अब यहाँ पे पॉइंट कौन कौन से आपको पता ही होगा। यहाँ पे आपका P पॉइंट है, यहाँ पे आपका R पॉइंट है, यहाँ पे आपका S पॉइंट है। तो हमें कौन सा ट्रायंगल लेना है, PRS लेना है, ठीक है। तो इसको मैं थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ, देखिए ध्यान से यहाँ पे। अब हम लिखने वाले हैं ट्रायंगल PRS में हमने क्या पाया, हमने ये पाया कि अंदर के दोनों कोडों को जोड़ेंगे तो बहिष कोड क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। तो यहाँ आप लिख सकते हैं कि डेल्टा जो होगा वो बराबर होगा किसके, I माइनस R1 प्लस E माइनस R2। अब इसे अगर हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, I माइनस R1 प्लस E माइनस R2। तो एक काम कर लेते हैं हम लोग, I प्लस E को इधर रख लेते हैं, I और E को इधर कर देते हैं। अब हमारे पास क्या है दोस्तों, R1 माइनस R2, R1 माइनस R2, दोनों को साइड में कर लिया। अब इसके बाद क्या करिए, I लिखिए, प्लस में E लिखिए, माइनस कॉमन ले लेंगे तो बचेगा R1 प्लस R2। अब जरा समीकरण 3 को देखिए, तो R1 प्लस R2 आपके पास है यहाँ पे, और R1 प्लस R2 के बराबर में A है। तो क्यों नहीं इसे हम हटा करके A लिख दें। तो क्या हो जाएगा, डेल्टा बराबर हो जाएगा आपका I प्लस E माइनस A हो जाएगा, हाँ या ना। अब इस माइनस A को अगर इधर भेज दे तो क्या हो जाएगा, प्लस A हो जाएगा, ठीक है। याद रखिएगा, यहाँ पे हम इधर कर देते हैं तो आपका क्या हो जाएगा, डेल्टा बराबर I प्लस E माइनस A। अभी इसको ऐसा ही रहने दिया है, ठीक है। इसको नाम दे देते हैं समीकरण नंबर 4 का। अब आपका डेरिवेशन लगभग समाप्त हो चुका है। अब आप कहोगे सर कहाँ समाप्त हुआ है, अभी तो हमें प्रूफ ही करना है। तो अब देखिए कैसे समाप्त हो चुका है, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे जो आपका कोड है ना दोस्तों, चाहे प्रिज्म कोड को छोड़ करके यहाँ पे जितना भी कोड है, चाहे I हो, चाहे R1 हो, चाहे आपका E हो, चाहे R2 हो, ये सारे कोड बहुत सूक्ष्म है। समझ है मेरी बातें, यहाँ पे जो कोड है बहुत ही सूक्ष्म है। अगर सूक्ष्म कोड के हिसाब से अगर हम देखें, सूक्ष्म कोड के हिसाब से अगर हम देखें तो यहाँ पे हम लिखेंगे सूक्ष्म कोड हेतु, ठीक है। आप नोट करते जाइएगा दोस्तों, ठीक है, या तो स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा। अब सूक्ष्म कोड हेतु हम बताने वाले हैं ए, कि यहाँ पे जो हमारा A बराबर R1 और R2 आया है यहाँ, यानी यहाँ सूक्ष्म कोड हेतु अब हम क्या बताएंगे कि ये जो R1 और R2 जो है ये इतना छोटा है कि दोनों लगभग एक दूसरे के बराबर हैं। इतना सूक्ष्म है कि हम इसे चाहूं तो एक दूसरे को बराबर लिख सकते हैं। जब अगर एक दूसरे को बराबर लिख सकते हैं तो क्यों ना R1 को और R2 दोनों को R कह लें, यानी R1 की जगह पे भी R लिख दे और R2 की जगह पे भी R लिख दे। और जो हमारा विचलन कोड हमारा डेल्टा है,
अगर सूक्ष्म कोण लेंगे तो इसके जगह पे हम क्या लिखेंगे, डेल्टा यम लिखेंगे, इसे बोलेंगे न्यूनतम विचलन कोण। इसे क्या बोलेंगे दोस्तों, डेल्टा को हम डेल्टा यम लिखेंगे, यानी न्यूनतम विचलन कोण लिखेंगे। ऐसे ही आप एग्जाम में करेंगे जैसे मैं बताते जा रहा हूं, ठीक है। और आपका जो एंगल आई और ई है ये भी बहुत सूक्ष्म है, तो ये भी दोनों एक दूसरे के बराबर हो गया, तो क्यों ना हम ई को हटा के आई लिख दें, ई को हटा करके हम क्या लिख दें, आई लिख दें। अब इससे फायदा क्या होगा मैं दिखाता हूं। अब इससे फायदा क्या होगा आप ध्यान दीजिए। अब आप समीकरण 1, अब समीकरण 3 में लिखिए। अब आप समीकरण 3 में जाइए, तो आप लिखेंगे समीकरण 3 में, समीकरण 3 में ए बराबर कितना है आपके पास, R1 प्लस R2 है, जो कि आपको पता है कि मैं R1 को हटा के R लिख सकता हूं, R2 को हटा के R लिख सकता हूं। तो a बराबर कितना हो जाएगा, 2r हो जाएगा। अब 2 इधर भेज दोगे तो a बटा 2 हो जाएगा और r का वैल्यू मिल जाएगा। क्लियर हुआ। उसी तरह i निकल जाएगा आपका, उसी तरह क्या निकल जाएगा आपको, i निकल जाएगा। तो आप लिखोगे समीकरण 4 में, अब समीकरण 4 क्या है आपके पास, डेल्टा i प्लस ई माइनस ए, यही है ना दोस्तों। तो अब बताइए डेल्टा को जब आप डेल्टा यम लिखोगे, ठीक है, तो आई जो है इसको ऐसा ही रहने दो, और ई को हटा के क्या लिख सकते हो, दोनों एक दूसरे के बराबर है, तो मैं ई को हटा के चाहूँ तो आई लिख सकता हूँ। क्या लिख सकता हूँ, आई लिख सकता हूँ माइनस ए। अब माइनस ए इधर ले आओगे तो क्या हो जाएगा आपका, डेल्टा यम प्लस ए हो जाएगा, और उधर क्या बचा 2i। अब यहाँ आई का वैल्यू मिल जाएगा, तो डेल्टा यम प्लस ए, 2 इधर ले आओगे तो डिवाइड में आ जाएगा और आपको मिल जाएगा आई का वैल्यू, ठीक है। अब आपको R और I मिल गया, R और I मिल चुका है। तो जैसे ही दोस्तों I और R का वैल्यू पता चल जाता है तो इस स्नेल का नियम रख करके आपका फार्मूला प्रूफ हो जाता है। कैसे, अब इसके बाद आप लिखेंगे, अब इसके बाद आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस स्नेल के नियम से बस इतना लिखना है। इतना लिखने के बाद स्नेल का नियम आपको पता है, n इक्वल टू क्या होता है, साइन I बटा साइन R। अब आपको दिखने भी लगा होगा डेरिवेशन कंप्लीट, ठीक है। तो n इक्वल टू कितना हो जाएगा, साइन, अब आई की जगह पे कितना हो जाएगा, साइन आई का वैल्यू रख दीजिए, डेल्टा m प्लस ए बटे में 2, ठीक है, डिवाइड, फिर साइन आर के जगह पे क्या है आपके पास, आर के जगह पे ए बटा 2। अब बताइए कितना नॉर्मल सा, कितना बेसिक सा डेरिवेशन था। ये लेंदी है लेकिन है आसान, देखने में लंबा डेरिवेशन लगेगा आपको कि अरे कितना लंबा है, दिख रहा है। एक बार मैं रिपीट भी कर देता हूँ डेरिवेशन, ठीक है, हल्का साइज छोटा कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं सबसे पहले हमने कौन सा लिया था, इस वाले सबसे पहले हम लोग इस चतुर्भुज को लेकर के हमने यहाँ तक पहुंचे, फिर उसके बाद इस ट्रायंगल को लेकर यहाँ तक पहुंचे समीकरण 2 तक, जिसमें हमने इसको और इसको बराबर दिखा करके इसके बराबर में समीकरण 3 ले लिया, ए बराबर में क्या आ गया, R1 प्लस R2 आ गया। इतना आपको समझ आया। फिर उसके बाद मैंने क्या लिया, इस वाले ट्रायंगल को लिया, ऊपर वाले को, ठीक है। इस ट्रायंगल को लेने के बाद मैंने क्या किया, बाहर का कोण जो है दोनों अंदर वाले कोण के बराबर कर दिया। कितना इजी है, खुद सोच के देखिए। जब यहाँ पे फिर इसको हल करते 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 समीकरण 4 बनाया, 4 बनाने के बाद मैंने क्या किया, बता दिया कि जितने भी कोण है यहाँ पे बहुत ही सूक्ष्म है। जब सूक्ष्म कोण हेतु यानी सूक्ष्म कोण के लिए जब काम करना शुरू किए तो R1 R2 को हमने R मान लिया, और क्या कहते हैं डेल्टा को हमने क्या मान लिया, डेल्टा यम मान लिया, जिसे न्यूनतम विचलन कोण कहते हैं, और आई और ई क्या हो गया, आपस में बराबर कर दिया मैंने, ठीक है। फिर उसके बाद क्या किया आपको दिख ही रहा है दोस्तों, तो यहाँ पे मैंने छोटा कर दिया। या तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या तो शुरू से ही नोट करते रहे, या तो वीडियो को रोक रोक करके आप नोट कर लीजिए, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि ये सारा डेरिवेशन एकदम बेहतर तरीके से आपको रे ऑप्टिक्स का समझ में आया होगा, ठीक है। इसके पीछे भी मैंने बहुत सारे रे ऑप्टिक्स के इंपॉर्टेंट डेरिवेशन कराए हैं, लेंस मेकर फार्मूला हो, चाहे लेंस वाला हो, फोकस दूरी वाला हो, बहुत सारे, ठीक है। तो सारे डेरिवेशन को जाकर के अच्छे से देखिए। अगर आप चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल को ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करिए, और अपने दोस्तों को शेयर भी करिए दोस्तों, ठीक है। मुलाकात करूंगा इसी तरह के धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।